हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं चरमराई हुई दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को जितनी हनक में दिखना चाहिए सरकार के खिलाफ, वो नहीं दिखता। ईडी सीबीआई सरकार के पंजे बन गए हैं, जो विपक्ष के लोगों पर रोज चलाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग के खिलाफ जनता रोज बात कर रही है, मीडिया में सारी बातें निर्वाचन आयोग के खिलाफ चल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं जनता में लोकतंत्र को लेकर के सवाल और आशंका उत्पन्न होने लगे हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इतनी सारी समस्याओं के लिए क्या सारे सवाल सिर्फ मोदी सरकार और भाजपा से ही होने चाहिए? क्या इस दशा में देश को पहुंचाने के लिए उन्हीं की भूमिका है, या कुछ और लोग भी इस खेल में जाने अनजाने में शामिल रहे हैं? लेकिन जब वो शामिल थे तो जानबूझकर थे कि अनजाने में? कम से कम इस पर तो सवाल होना ही चाहिए। तो आज का मेरा विषय है कि केजरीवाल से सवाल क्यों नहीं करती कांग्रेस, यानी किन कारणों से केजरीवाल से कौन कौन से सवाल करने हैं। सिर्फ मोदी से ही सवाल कब तक, केजरीवाल से सवाल क्यों नहीं? और इसमें मैं ऐसा कंट्रास्ट विचार देने जा रहा हूं कि भारत की राजनीति का एक ऐसा काला पन्ना खुलेगा जिसका खोला जाना इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान को और स्थापित करने के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरे पीछे जो चित्र है अन्ना आंदोलन का है। अन्ना आंदोलन में 5 अप्रैल 2011 को जब जन लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे अनशन पर बैठ गए थे, आमरण अनशन पर, और 9 अप्रैल 2011 को केंद्र सरकार झुक गई थी मीडिया और जनता के दबाव के कारण। उस समय जनता इनके साथ थी। मैं स्वयं लखनऊ से इस आंदोलन में गया था। यद्यपि कि मैं ये मानता था कि जन लोकपाल विधेयक के पारित हो जाने से भी देश से करप्शन कैसे चला जाएगा, जब सांसदों को जनता चुन रही है और फिर भी सांसद करप्ट हैं। सांसद प्रधानमंत्री और मंत्री चुनते हैं और वे करप्ट हैं। इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स बनाए जाते हैं, वे करप्ट हैं। जजेज करप्ट हैं। ग्राम में प्रधान का चुनाव हम आप करते हैं, पड़ोस का होता है वो करप्शन कर रहा है। तो जिनको हम जन लोकपाल विधेयक से जन लोकपाल बनाकर बैठा देंगे, अगर वही करप्ट हुए तो फिर उनको कौन जांचेगा? लेकिन एक ऐसा माहौल बना दिया गया था कि मनमोहन सिंह की सरकार इतनी करप्ट है कि उस करप्शन को रोकने के लिए बाहर के लोगों द्वारा ड्राफ्टिंग कमेटी में घुस करके एक कानून बनाना देश के लिए जरूरी हो गया है। और फिर हुआ क्या? जब मीडिया और जनता के दबाव में मनमोहन सिंह सरकार अन्ना आंदोलन में उठाई गई इस मांग को मान लेती है कि ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में 5 बाहर के लोग आएंगे जिनको सिविल सोसाइटी सदस्य कहा गया, जिसमें अन्ना हजारे, शांति भूषण, उनके पुत्र प्रशांत भूषण, संजय हेगड़े रिटायर्ड जज और अरविंद केजरीवाल, ये 5 लोग शामिल होंगे, ये मान लिया गया। तो फिर दोस्तों, उस समय हम लोग उनको बहुत उम्मीद की नज़र से देख रहे थे, इसलिए आलोचना नहीं सोच रहे थे। लेकिन जब आप उस घटना का इतिहास देखेंगे तो ये 5 लोग की जो कमेटी थी, इसमें संजय हेगड़े को तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन लोग ऐसी एक्टिंग कर रहे थे कि वो कोई ड्राफ्ट बन ही नहीं पाया था। लेकिन जब आप जनता में ये कहने गए कि क्योंकि कांग्रेस की सरकार ड्राफ्ट नहीं बनने दे रही है, तो जनता फिर आपके साथ आ गई। किसके साथ आ गई? अन्ना के साथ, केजरीवाल के साथ। और बाद में केजरीवाल पार्टी बनाते हैं, प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतते हैं। लेकिन अब क्या? अब उस जन लोकपाल की कोई जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है भाई? वो कौन सी परिस्थिति थी जिसमें जन लोकपाल विधेयक की इतनी अनिवार्यता थी, इतनी आवश्यकता थी कि चुनी हुई संसद की बजाय बाहर के लोग, जो मीडिया के दम पर नेता बन गए थे उस दिन, वो लोग जाके ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल होकर के और ड्राफ्ट बनाएंगे। इसी बात का विरोध मनमोहन सिंह सरकार कर रही थी। लेकिन मनमोहन सिंह सरकार जैसे उस दिन जनता में अपनी बात पहुंचाने में नाकाम रही, वही गलती कांग्रेस आज तक कर रही है।
अब जबकि यह साबित हो चुका है कि इस आंदोलन में जितने बड़े चेहरा अन्ना हजारे थे, उससे कम बड़े चेहरा अरविंद केजरीवाल नहीं थे। आप देख लीजिए इन चित्रों को। ये देखिए, अगर अन्ना हजारे मसनद लगा करके अनशन पर थे, ये माइक लेकर इनकी आवाज बनकर बात कर रहे थे। तो अगर ये आरोप लगता है कि अन्ना हजारे का आंदोलन कांग्रेस की उस समय की सरकार को बदनाम करने के लिए और भाजपा मोदी को सत्ता में लाने के लिए रास्ता बनाने के लिए किया जा रहा था, ये आरएसएस द्वारा सुनियोजित था, ये भाजपा द्वारा सुनियोजित था, ये पूंजीपतियों द्वारा प्रायोजित था जो मीडिया से सहयोग कर रहे थे, तो फिर एक सवाल केजरीवाल से कांग्रेस क्यों नहीं पूछती कि केजरीवाल जब उसके नेतृत्व करने वाली भूमिका में थे तो क्या ये नहीं जान रहे थे कि इस आंदोलन के पीछे कौन लोग हैं? और अगर ये जान रहे थे तो जिस तथाकथित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जन लोकपाल विधेयक के नाम पर जनता को बरगला रहे थे, उकसा रहे थे, क्या उससे बड़ा घोटाला ये खुद नहीं कर रहे थे? कि इनके पीछे वो सप्लाई कौन कर रहे थे? मीडिया इनको उतनी तवज्जो क्यों दे रही थी? वही मीडिया आज तक कभी किसान आंदोलन को तवज्जो नहीं दी, पहलवानों के आंदोलन को तवज्जो नहीं दी, राहुल गांधी भारत यात्रा पदयात्रा कर डाले, तवज्जो नहीं दी। लेकिन वही मीडिया केजरीवाल को इतनी तवज्जो क्यों दे रही थी? केजरीवाल से सवाल होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सवाल आप नहीं करेंगे तब तक आपके सवालों पर ही संदेह होगा कि वही केजरीवाल जो कांग्रेस को महाभ्रष्ट बताए थे, आज उन्हीं से कांग्रेस गलबहियां कर ले रही है। तो यह माना जाएगा कि कांग्रेस का सारा प्रयास केवल मोदी को हराने भर का है। और जब कभी आप किसी को हराने के लिए काम करते हैं, खुद को जिताने के लिए नहीं करते हैं, तो जनता आपकी जीत को कम देखती है, दूसरे की हार की तरफ ज्यादा देखती है। और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में जब कांग्रेस महज 6 सीट पाई है तो लोग वहां खुश हो गए कि चलो बीजेपी तो हार गई। और हरियाणा में कांग्रेस की हार पर लोग अगर दुखी हुए तो इसलिए नहीं हुए कि कांग्रेस हार गई, बल्कि इसलिए हुए कि मोदी क्यों नहीं हारे। मैं विपक्ष की मानसिकता रखने वाले लोगों की बात कर रहा हूं। तो कांग्रेस को जो सवाल करना चाहिए, क्योंकि यह सवाल करने का हक कांग्रेस को है कि जब आप यहां मेरी सरकार के खिलाफ ये आंदोलन चलवा रहे थे तो इस आंदोलन के पीछे कौन थे? आप तो एक मामूली व्यक्ति थे उस दिन, ये तो एक मामूली व्यक्ति थे। इतना बड़ा साजो सामान, वहां खाने पीने की व्यवस्था, पूरे भारत के मीडिया में कवरेज देने वाली शक्ति कौन थी? क्या आप उससे अनभिज्ञ थे? और यदि आप उस दिन अनभिज्ञ थे तो इस मंच पर कैसे थे और आज इतना जानकार कैसे हो गए आप? और यदि उस दिन आप भिज्ञ थे, जानकार थे, तो क्या आप धूर्त नहीं हैं? क्यों न माना जाए कि आप यहां रह करके एक साथ आपके पीछे जो शक्ति आपको मोहरा बनाकर यूज करना चाह रही थी उसको आप यूज कर रहे थे, और साथ ही जिससे लड़ रहे थे और जनता में दिखा रहे थे कि हम इनकी बुराइयों के लिए लड़ रहे हैं, वास्तव में आप अपने लिए लड़ रहे थे, उनसे भी नहीं लड़ रहे थे। तो ऐसे में कांग्रेस को केजरीवाल से सवाल पूछना चाहिए। छोटी मोटी सत्ता के लालच में पड़ना कांग्रेस के लिए बहुत नुकसानदायक रहा है और यह देश के लिए भी नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक राजनीतिक पार्टी कहीं गलत की है तो सवाल कौन करेगा? दूसरी राजनीतिक पार्टी। लेकिन अगर कोई राजनीतिक पार्टी किसी एक राजनीतिक पार्टी पर इसलिए केवल सवाल न करे कि शायद गठबंधन करना हो, तो फिर उसका जो सवाल करने का दायित्व है जनता के प्रति, उसे वो कैसे निभाएगी? और फिर जनता उसमें और इसमें अंतर क्यों करेगी? फिर तो ठीक है, दिल्ली में चाहे केजरीवाल जीते, चाहे राहुल गांधी जीते, मोदी तो हारा ना। तो जब तक आप हराने की राजनीति करेंगे तब तक आपका हश्र यही होगा कि आप पूरे भारत में पैया पैया दौड़ेंगे राहुल गांधी जी, लेकिन आपके मंच पर कोई विपक्ष का नेता कहीं दिखेगा ही नहीं। जनता आपको सेल्फी पॉइंट समझ के आपके कंधे का प्रयोग करेगी, लेकिन वोट में आपको लोग यही मानेंगे कि इनको वोट देके क्या करेंगे, ये तो वैसे ही उपलब्ध हैं। मैं इस मामले में कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी से सीखिए आप लोग, और नरेंद्र मोदी जी की इस अदा का मैं कायल हूं। नरेंद्र मोदी जी के साथ नीतीश जी के अच्छे और बुरे दोनों संबंध हैं।
ममता बनर्जी के भी अच्छे और बुरे दोनों संबंध रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है, संबंध खराब होते हैं, वो इतना तीखा सवाल छोड़ते हैं कि जो सीधे जाकर के उस नेता पर लगता है। लेकिन आप सवाल करिए कि जिस समय सीजेआई के घर में गए हैं प्रधानमंत्री के बतौर नरेंद्र मोदी जी, उस समय उनकी सरकार को प्रधानमंत्री के रूप में उनके बने रहने को नीतीश कुमार जी का समर्थन प्राप्त है। तो सवाल आप मोदी से जितना कर रहे हैं, उससे बड़ी आवाज में नीतीश कुमार से करिए कि क्या नीतीश कुमार जी ने इनको इसलिए पीएम बनवाया है कि ये सीजेआई के घर में घुस जाएं? सवाल पूछिए उनसे। अगर आप ये सोचेंगे कि शायद हमारे गठबंधन में आएंगे, तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं, माफ करना, आप अपने दम पर राजनीति करने की जब हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे, तो जनता आप पर पूरा विश्वास करने की हिम्मत कैसे करेगी? इसलिए केजरीवाल से यह सवाल होना चाहिए और इनको एक रेखा से बाहर रखा जाना चाहिए, फिर गठबंधन में लिए जाएं। कि पहले इस सवाल का जवाब दो कि जब तुम मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ इस आंदोलन में शामिल थे, जिसका कोई हासिल ही नहीं है सिवाय इसके कि सरकार बदल गई और नरेंद्र मोदी सत्ता में आ गए और केजरीवाल सत्ता में आ गए, तो उस समय इस आंदोलन के पीछे आरएसएस था कि नहीं था, तुम ये जानते हो कि नहीं? और तुम उस दिन जानते थे कि नहीं? तुम बताओ, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो यहां कहीं दिखेंगे ही नहीं। वो तो कह सकते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, लेकिन ये तो मंच पर थे। फिर इनसे सवाल करने में कांग्रेस इतनी कोताही आज तक क्यों की है? एक बात और बता दूं दोस्तों कि अरविंद केजरीवाल ने एक और गलत काम किया है। मैं कानून के विद्यार्थी के नाते बताता हूं। जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, वो एक रेप कांड था, विभत्स रेप था। आप सब जानते हैं कि कहीं वो सुनियोजित नहीं था। वो लड़के लड़की रात के 11 बजे बस में बैठ गए, जिसमें पहले से ही 5-6 लड़के बैठे हुए थे जो बस के ड्राइवर, खलासी और कर्मचारी थे, और उन लोगों ने उस लड़की के साथ विभत्स रेप किया और उसको ऐसी चोट पहुंचा दी उसके शरीर में सरिया डालकर कि उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गई। इसमें सरकार का क्या रोल था? लेकिन इस व्यक्ति ने दिल्ली की सरकार, शीला दीक्षित को, जिनके पास कोई पुलिस का अधिकार नहीं है, हटाने के लिए इस हद तक आंदोलन कर दिया कि लोगों को यह लगा कि कानून इतना खराब है कि अगर जल्दी नहीं बदला गया तो ऐसे ही रेप होंगे। और इससे कांग्रेस ने एक भयानक गलती की। कांग्रेस दबाव में आती है। कांग्रेस ने रिटायर्ड जस्टिस जेएस वर्मा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी नया रेप लॉ बनाने के लिए। और दोस्तों, कानून के विद्यार्थी के नाते पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि उसके बाद जो रेप लॉ डिफाइन हुआ है, आज उसका परिणाम यह है कि अगर किसी निरीह बच्ची के साथ रेप हो रहा है तो अपराधी उसका मर्डर जरूर कर देता है, क्योंकि रेप की सजा इतनी ज्यादा कर दी गई कि उससे अच्छा है कि वो मर्डर कर दे, कम से कम बताने पहचानने लायक तो कोई नहीं रहेगा। दूसरी तरफ जिन पुरुषों पर रेप का आरोप लगता है वो इतना संगीन हो जाता है कि उनको जमानत नहीं मिलेगी। इस नाते आज तमाम पुरुष रेप के झूठे आरोपों में या तो जेल में हैं या सुसाइड कर चुके हैं। ये इनके आंदोलन का परिणाम था, क्योंकि इनको उस रेप का ठीकरा सरकार पर फोड़ना था और सरकार के पास एक ही उपाय था। लोग क्या मांग रहे हैं कि कानून बदल दो, लो हमने बदल दिया। यानी जिसको हम आईआईटीएन समझ रहे थे, वो आईआईटीएन जब राजनीति के लिए अपने दरवाजे खोल रहा था, सत्ता में आकर के इन्होंने आईआईटीएन का प्रयोग किया होगा, स्कूल बनवाए, मैं इनका कायल हूं, लेकिन जब राजनीति में अपने लिए रास्ता खोल रहा था तो गलत तरीके से खोल रहा था, नकली चाबी से खोल रहा था, झूठे ताले तोड़ रहा था, झूठा आडंबर कर रहा था। यह सवाल उठना चाहिए। और जब तक कांग्रेस केवल मोदी पर सवाल सीमित रखेगी, तब तक कांग्रेस केवल 100 पीस बनकर रहेगी और वो देश में कोई राजनीतिक विकल्प नहीं बन पाएगी। उसे मोदी के साथ खड़े लोगों पर भी सवाल करना होगा और बीजेपी के बगल में विकल्प के रूप में खड़े उन लोगों पर भी सवाल करना होगा जो कांग्रेस के हिसाब से जैसा देश होना चाहिए, जैसा लोकतंत्र होना चाहिए, वैसा देश और लोकतंत्र बनने में बाधक रहे हैं या बाधा पहुंचाने का इरादा रखते हैं। आप उन पर भी सवाल करते रहिए, यह आपकी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, मैं एक बात और कहूंगा। मैं इस आंदोलन में जब गया था, इस मंच का संचालन मनीष सिसोदिया किया करते थे। तो फिर मैं पूछ रहा हूं कि क्या मनीष सिसोदिया को नहीं पता था कि मंच के पीछे की शक्ति कौन है?
मंच पर सबसे बड़ी झंडा फहराने वाली किरण बेदी थी, स्वामी अग्निवेश थे। आप अगर साफ आंख से देखेंगे तो जो लोग इस आंदोलन को करके जनता में एक उबाल पैदा करके मंच से हट गए, उतर गए, उन्हें बीजेपी ने, मोदी सरकार ने अलग अलग तरह से पद दे दिया, कद बढ़ा दिया, सुरक्षा दे दिया। लेकिन जो लोग उस आंदोलन की ऊर्जा का कोई हिस्सा लूट कर भाग गए, आज मोदी सरकार सबसे सख्ती से उन्हीं से निपट रही है। जेल में कौन बंद होता है? आम आदमी पार्टी के नेता। क्यों? क्योंकि ये लोग उसी आंदोलन से उपजी ऊर्जा से नेता बन गए। तो जिसने वो मंच सजाया था और इनको बैठाया था कि तुम साज बाज बजाना ताकि हमारी शादी हो, ये अपनी जब खुद की शादी करेंगे तो गुस्सा होगा ही। ये बहुत बड़ी राजनीतिक हकीकत बयां कर रहा हूं दोस्तों, और जब तक इस तरह के सवाल नहीं होंगे तब तक जनता जागरूक नहीं होगी। फिर भी केजरीवाल जी की कुछ नीतियों की मैं तारीफ करता हूं, जैसे इन्होंने जो स्कूल अच्छे बना दिए, जो इन्होंने क्लिनिक्स खोले हैं, जो छोटे लोगों के लिए बिजली की फैसिलिटी दी है, ये कोई दूसरी सरकार भी दे सकती है। लेकिन ये सारे पुण्य इनके उस पाप के आगे बहुत छोटे हैं जिसमें ये जानबूझ करके कुछ ऐसी शक्तियों का सहारा लिए जिनके लिए दरवाजा खोल देने से ये सत्ता में बैठकर भी कुछ करने लायक नहीं बचे हैं। दोस्तों, 26 नवंबर आ रहा है, संविधान दिवस पर आप सब पुस्तक लें, पढ़ें। कुछ न समझ में आए मुझसे व्हाट्सएप से बात करें। इसके लिए संपर्क नंबर जो दिया गया है उस पर संपर्क करके आप पुस्तक मंगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय संविधान।